अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इसमें तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या PTI की क़यादत मुफाहमत के लिए तैयार है या मुज़ाहमत जारी रखेगी, और क्या PTI की सूबाई और मरकज़ी क़यादत एक पेज पर है, और फैज़ हमीद की सज़ा और दीगर सियासी फैसलों के मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। साथ ही साथ हम आज के प्रोग्राम में ये भी देखेंगे कि हुकूमत इस सूरत हाल में किस हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रही है और सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए कौन से इक़दामात मुमकिन हैं। इसके साथ ही इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। क्या मुलाकात इस बार भी कराई जाती है या नहीं, जबकि सलमान अकरम राजा की जानिब से जारी करदा फहरिस्त जेल हुक्काम को जमा करवा दी गई है। इस फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर का नाम है, सलमान अकरम राजा हैं और फ़ताहुल्लाह बरकी हैं। इसके साथ साथ नादिया खटक, शमसा कमल एडवोकेट के नाम भी शामिल किए गए हैं। लेकिन सवाल तो वही है ना कि जनाब, क्या जो फहरिस्त फ्राहम की गई है इनसे मुलाकात कल होगी या नहीं होगी, और मुल्क की सियासत में आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है रहनुमा मुस्लिम बाबर नवाज़ खान साहब ने। बाबर नवाज़ खान साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ सैयद अली बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बुखारी साहब को भी हम वेलकम करते हैं। आगाज़ बाबर नवाज़ खान साहब आपसे हम कर लेते हैं, चूँकि आपने भी रिसेंटली ज़िमनी इंतखाबात में हरीपुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी है, और वो हल्का है जो कि PTI का गढ़ समझा जाता था, तो कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? और ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो ये दावा करते हैं कि हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो 80, 90, 95% है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था वहां से इलेक्शन लड़ना और उसके बाद जीत भी जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू भाई कि आपने आज मुझे फिर मौका दिया अली भाई के साथ बैठने का। इशू ये है, हरीपुर में तो PTI है नहीं ना, वहाँ पे तो अयूब लीग बनी हुई है। उनकी एक अपनी फैमिली के अंदर वो अपने ही घर में सारी वो सीटें रखते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। स्पेशली यूथ के मामले में अगर बात करूं तो वहाँ के ओहदेदार और बहुत से लोग मेरे साथ इन टच हो गए थे। जैसे ये वजह थी कि शायद कि अगर वो किसी वर्कर को टिकट मिलता, किसी आम 30 साल के नौजवान को टिकट मिलता, तो शायद थोड़ी बहुत मेरे लिए मुश्किलात आती। लेकिन साथ सबसे बड़ा इशू ये रहा है KP में स्पेशली कि 13 साल से इनकी गवर्नमेंट है, 13 साल के अंदर डिलीवर नहीं कर पाए। हरीपुर की अगर वो हमारी इलेक्शन कैंपेन आप उठा के देखें तो हमारे मुखालफिन सिर्फ गाली गलोच तक महदूद रहे और वो कोई ऐसा कारनामा नहीं दिखा सके, बता सके। और उसकी बनस्बत हम लोग जो है तो जदीद हॉस्पिटल की बात करते रहे, वहाँ पे नौजवानों के खेलने के जदीद तरीन क्रिकेट स्टेडियम की बात करते रहे, बर्न यूनिट की बात होती रही, ट्रामा सेंटर की बात होती रही, ख़वातीन की यूनिवर्सिटी की बात होती रही। ऐसे मुतासरीन तुरबेला डैम के हवाले से उनके जो प्लॉट्स का इशू है 1974 से चला आ रहा था, उसका इशू पे बात होती रही। ऐसी बहुत सी चीज़ों पे बातें हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब अगले 1-2 दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब हरीपुर जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि हरीपुर को ये लोग एक मॉडल बना सकते थे। तमाम मिनिस्ट्रियाँ हरीपुर में रहीं, यहाँ पे पानी बिजली की वजारत रही, यहाँ पे गैस की वजारत रही, यहाँ पे बल्दियात रही, CNW रही, एजुकेशन रही। मतलब कि वो कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है कि जिससे आप किसी भी ज़िला को जदीद तरीन ज़िला बना सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो कुछ हुआ कि जिसकी मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वो कोहिस्तान स्कैंडल एक छोटी सी मिसाल है आपके सामने, और इन फ्यूचर आप देखेंगे इवन कि वहाँ पे जो शहादा के नाम पे चेक बांटे गए, वो चेक भी जेली बांटे गए। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि इन्होंने जो 26 नवंबर वाले वो उसमें खुद साख्ता जो शहादतें शो की, उसमें हमारे इधर पर खानपुर के एरिया का एक नौजवान राजनी में उसका मर्डर हुआ और उसको उठा के उन्होंने 1 करोड़ रुपया दे दिया शहादत शो करके। ऐसे कई छोटे बड़े केसेस है। हरीपुर बाईपास के में करप्शन के सिस्टम है। इसी तरह हमारा कोहिस्तान स्कैंडल सामने आया। फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आई कि जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ PTI को। एहतसाब की बात हुई, मालम जब्बा पास आपके सामने है, आपके सामने वो जंगला बस जिसको कहा जाता था, वो जंगला बस का बजट डबल ट्रिपल हो गया।
ऐसी कई कमजोरियां थी जिसका एडवांटेज हमें मिला, और अच्छा स्पेशली यूथ जिस बाबर पे साहब, आप तो कह रहे हैं कहा ना कि जाता था काफी कि वो कमजोरियां थी इमरान पीटीआई खान की से बहुत हरीपुर प्यार में, जिसका आपको एडवांटेज मिला, लेकिन आपके जीतने के बाद इल्जाम भी आप पे ही लग रहा है कि कोई धांधली वगैरह हो गई है और आपने सीट जो है वो धांधली से जीती है। अब भाई 2018 में मैं जीता हुआ था, मुझसे वो छीन नहीं गई उनकी तरफ से। 2024 का मैं नहीं कहता, पीटीआई के अपने लोग कहते हैं कि 22-24 लोग स्टाम्प पेपर दे के आए थे, जिनमें इन एक दो भाइयों के नाम भी हैं। जी। ऐसे कई इनके हैं। फातिमा जना से लेके आज तक ये एम्पायर को साथ लेके साथ खड़ा करके जीतते रहे हैं। पब्लिक में इनकी वो सह नहीं है। मैं चूँकि आपको कह रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ़ पार्टियों में रहे, मुख्तलिफ़ अदवार में इन्होंने मुख्तलिफ़ ऐसे काम किए कि अगर उनकी हिस्ट्री को उठा के देखें तो हरीपुर के लोग बेसिकली उनसे नफ़रत करते हैं। ये जो थोड़ा बहुत इनको वोट पड़ता भी है तो शायद वो पार्टी बेस पे पड़ता है जो पड़ता है, अदरवाइज़ अगर पार्टी का नाम सही। भी हटा दें तो फिर वो हिंदको की एक मिसाल है, मोली बट टोआ खाली, तो टोआ खाली है फिर। मैं जी इसका मतलब ही आपसे पूछूंगा इसके बाद, लेकिन अली बुखारी साहब, सर ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो दावा बहुत बड़ा था कि हमारी तो पॉपुलैरिटी बड़ी ज़्यादा है और हम केपी में जो है वो हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब कहाँ कमज़ोरी रह गई आपकी? और जैसे कि इतने इल्ज़ामात और करप्शन की जो दास्तानें हैं जो कि भी बाबर नवाज खान साहब ने बताई हैं, इस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका। देखें यार, दो तीन चीजें हैं, इनको वन बाय वन एड्रेस करते हैं। पहली बात तो ये है कि एज पर अवर इंफॉर्मेशन जो हमें वहाँ से मिली हरीपुर के रिजल्ट के हवाले से और हमसे शेयर की गई, हमने देखा तो उसमें मिसेज उमर अयूब खान साहब जो हैं वो 27-28 हज़ार वोट से ऑलमोस्ट जीती हैं। पहली बात तो ये है। और उनकी पिटिशंस भी विद इन 45 डेज जो है वो इनफैक्ट आई थिंक कि जी फाइल हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो हरीपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ऑलरेडी उमर अयूब खान साहब जो हैं उनके दो कजन्स एमपीए भी हैं, तो लोग तो हमेशा उनको वोट देते आए हैं। इमरान खान को वोट दिए, इमरान खान की वोट थी। और अभी भी देखें कि एक हाउस वाइफ थी उमर अयूब खान साहब जो जोजा मोहतरमा थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट उठाई और इनफैक्ट जीते। अब मगर मैं थोड़ा सा इस पे तफसील में चला जाऊँ ना, तो काइंडली ज़रा जो नून के मेन लीडर हैं जिनके नाम पे नून वोट उठाती है, मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, वो है नवाज शरीफ साहब। जी। तो जरा लाहौर का रिजल्ट देख लें, डॉक्टर साहबा से वो 35,000 वोट से हारे हुए हैं, और जो उनको वोट डाली गई वो टोटल वोट से भी ज्यादा डाल दी गई। सो इस तरह के इश्यूज करके 17 सीटों से अभी प्राइम मिनिस्टर साहब बन के बैठे हुए हैं, तो इनसे तो कोई ऐसी चीज बाई नहीं है। और वैसे आपका फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो डीआरओ डीएमओ हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड होते हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नहीं थे। असिस्टेंट प्रेजाइडिंग और प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के होते हैं। और इलेक्शन डे, जो इलेक्शन नाइट को जो आरओ ऑफिस था उसको बाहर लाया गया, चेंज किया गया, और वहां पर खंदकें खोदी गई, जिसकी वीडियोस मैंने देखी हैं। मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन हमने वीडियोस देखी, हमसे वो शेयर की गई। अली तो भाई ये वो कह क्यों देना कि खोदी जी गई वो आपको हार उसका गए या रीज़न भी पता होना चाहिए। पीटीआई हार गई या अली पीटीआई अली को हरा भाई, दिया रात को गया सुबह या नहीं होगी और सुबह से रात नहीं होगी, ये भी आपके सीएम ने कहा ना, तो उसकी वजह से खोदी गई। देखें, सीएम ने जो बात कही वो तो बिल्कुल ट्रुथ बात थी, सही बात थी उसकी। ऐसा ही कहना चाहिए था। आपकी मैं भी होता उनकी जगह, वो भी होता और कोई और भी होता, तो उसको यही कहना चाहिए था कि भाई फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना आपका फर्ज है, आपको करवाने चाहिए। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसमें कोई लकी लपटी बात नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 के तहत लिखा हुआ है कि फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना हर इलेक्शन कमीशन के बंदे के ऊपर फर्ज है, और जो ऐसा नहीं करेगा वो अदरवाइज गुनाह कबीरा सगीरा का मुर्तकिब होगा। तो बात यह है कि ये तो एक एस्पेक्ट ऑफ द पिक्चर है। जी। ऑन द अदर साइड जो आपको मैं बताता चलूं कि केपी में आप पाकिस्तान के किसी कोने में लाहौर से स्टार्ट कर दें, जो नून अपना गढ़ समझती है, केपी तो है ही हमारा गढ़। वहां से आप लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवा के देख लें, आपको लग पता जाएगा कि कितनी पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, कितने लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, कितनी वोटें आपकी बगैर मांगे वो लोग देते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब जो है इस टाइम पाकिस्तान की सबसे फेमस पर्सनैलिटी है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, और पाकिस्तान के नहीं इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, और लोगों के दिलों में बसते हैं। जब लोग कोई लीडर लोगों के दिलों में बस जाए तो वो निकाला नहीं जा सकता। जब आप इलेक्शन कराएंगे बुखारी फेयर, साहब, ये फ्री जो एंड ट्रांसपेरेंट, हरीपुर का आपको जो ये भी तो लिटमस टेस्ट ही था ना आप लोगों के लिए। देखिए उसके बारे में तो मैंने क्लियर बताया आपको, और आप वीडियोस देख लीजिएगा कि क्या खंदकें नहीं खोदी गई, कि आरओ ऑफिस रात को चेंज नहीं किए गए, बाहर नहीं लाया गया ग्राउंड के अंदर। सो ये सारी चीजें अब जो है भाई क्वेश्चन रात मार्क को तो हैं। चेंज नहीं किया आपका बुखारी आपका भाई, चीफ कमिश्नर, रात आपका अली भाई वो आपका रात को चेंज नहीं हुआ।
आप उसको चेक कर ले, आप उसको अपना रिकॉर्ड ज़रा चेक कर लीजिएगा। इलेक्शन से पहले 11 तारीख को वहाँ का वो चेंज हुआ, वो रिटायर्ड हुआ बंदा उसकी जगह आया, और जो आरओ ऑफिस पहले था वो यूसुफ अयूब के घर से 20 फीट के फासले पे था, उनके घर के बिल्कुल अपोजिट साइड। अभी वाला जो था, अभी वाला भी उनके घर के करीब था, लेकिन न्यूट्रल जगह पे था। ना मेरा घर उसको करीब पड़ता था, ना उनका घर करीब पड़ता था, और ये बिल्कुल एक न्यूट्रल जगह थी। आप खुद कह रहे हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए। जी बिल्कुल, और पहली रात को वो कह रहे थे हमारा 40,000 की लीड है। जब सीएम को नोटिस दिया गया तो इलेक्शन से 2 दिन कबल मैं खुद वहां गया। उस टाइम खंदक वहां नहीं थी, और वो एक स्कूल के अंदर बना गया था, उसके बाहर ग्राउंड भी था एक। लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन डे तो मैं नहीं जा सका, लेकिन पता चला कि जी वो बाद में रात को वहां कंधके खोदी गई, रोका गया, और उसके बाद आरओ ऑफिस को बाहर शिफ्ट किया गया। तो ये अंडर क्वेश्चन तो आ गया इलेक्शन। इसके अंदर बहुत बड़ा सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि आपने विदाउट कन्विक्टेड आदमी अगर वहां पे बाबर साहब आदमी अगर वहां पे आपको मौका देता हूं मैं, हजारों की तादाद से बंदा ले आए, ठीक है। हाँ। बाबर साहब मैं आपको मौका देता हूं, लेकिन बुखारी साहब देखें ना, आपके पास भी तो मौका था ना। आपकी भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वहां से आप लोगों ने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना था? जब आपकी क़यादत ने अलल ऐलान जो है बाइकआउट का ऐलान कर ही दिया हुआ था, तो फिर क्या ज़रूरत पेश आ गई थी कि आप वहां से इलेक्शन लड़ते? और उसके बाद चूंकि बात यही हो रही है कि वो कोई पंजाब का तो हल्का था नहीं, वो तो केपी का हल्का था। केपी से हारना कितनी बड़ी पॉलिटिकल डैमेज आपको इसमें मिला है? देखिए इमरान भाई, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैं ही वो शख्स था जो इमरान खान साहब के पास जेल गया था, और उन्होंने ये कहा था कि मुझे ही मैसेज देके भेजा था कि हमने इलेक्शन बाइकआउट करना है, क्योंकि अब 2024 में तो मैं भी आपके सामने इस्लामाबाद से 50,000 वोट से जीत के बाहर बैठा हूँ। आज तक पिटिशन नहीं लगी। और आज की जो टॉप न्यूज चल रही थी सारे चैनल्स पे, वो तारक जहांगीरी साहब की थी कि जिनकी वो डिग्री का इशू बना हुआ। मेरी पिटिशन वो डिसाइड करने लगे थे, 48 इस्लामाबाद की। वो पिटिशन डिसाइड करते करते बेचारे खुद यहाँ तक पहुंच गए। सो कहने का मकसद ये है कि यहाँ तक तो चीजें पहुंच चुकी हैं। अब जब मैं खान साहब से मैसेज लेके आया था, मैंने कहा था जी कि सारे सीटों की बाइकआउट है, और केपी की अलाउ किया गया था, और एक लाहौर की सीट का भी अलाउ किया गया था खान साहब की तरफ से। जो मियां अजहर साहब मरहूम जब फोत हुए तो उनके बेटे मियां अजहर साहब के जो साहबजादे हैं हमारे, आप सर ये कह रहे हैं खान साहब ने हरीपुर के इलेक्शन लड़ने के लिए इजाजत दे दी थी? जी बिल्कुल। उन्होंने देखिए नहीं, बगैर इजाजत के तो इलेक्शन पार्टी की प्लेटफॉर्म से खान साहब की अली भाई अगर इजाजत कोई पार्टी नहीं लड़ सकती। आप कहें कोई पीपल्स पार्टी बिलावल की इजाजत के बगैर लड़ लेगी, या मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ की इजाजत के बगैर लड़ लेगी, ऐसा नहीं होता। पार्टीज का अपना कायदे ज़वाबित होते हैं, और पार्टी उसको लीड करती है। इजाजत ना होती तो उमर अयूब बैठ जाता। तो उसमें दो चीजें जो है उन्होंने दो सीट्स के बारे में अली भाई वो बाबर साहब ये कह रहे हैं कि अगर इजाजत ना मिलती तो उमर अयूब साहब बैठ जाते। जी जी बिल्कुल जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने उनकी जो मिसेस थी उनको उन्होंने टिकट अनाउंस किया खान साहब ने, और उसके बाद लड़ने की इजाजत दी। और हमाद अजहर साहब को भी उन्होंने कहा कि तुम लड़ो, तुम्हारे वालद भी मेरा सवाल भाई से ये है कि ठीक है, अगर वो बाबर साहब आपका सवाल भी लेते हैं और फिर बुखारी साहब का जवाब भी इस पे लेंगे। एक छोटी सी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बुखारी साहब एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो बाबर साहब का सवाल भी लेंगे और बुखारी साहब का फिर उस पर जवाब भी लेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उनकी तरफ से काफ़ी सख्त लहजा जो है वो बार बार सामने आ रहा है। डी चौक जाने की बातें हो रही हैं। तो बाबर नवाज साहब, चूंकि आप तो केपी से ही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है केपी से है। कोई भी जलसा होगा वो भी केपी में ही हो रहा है। अगर लॉन्ग मार्च का आगाज़ होना है तो वो भी इम्कान यही कि केपी से ही आएंगे। अली अमीन गंडापुर भी वहीं से ही तमाम लोगों को लेकर आते थे। असल मैन पावर जो है वहीं पर है। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दबाव बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद का रुख कर सकती है? और फिर आप चूँकि हुकूमत में है तो बताइए वफाकी हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी इस पर? एक बात तो ये बताता चलूं कि वो स्टेज की हद तक तो मार देंगे, मर जाएंगे, कफन ले लेंगे। हकीकत ये है कि लोकली वहाँ की जो आवाम है अब इंसुख्त आ गई है। 13 साल का अरसा गुजर गया है। इसको एक रोल मॉडल के तौर पे पूरे पाकिस्तान में पेश किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया जा सकता। अब करप्शन की दास्तानें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत तो नहीं की आ रही है ना। MNA से PTI के
मैं अभी आपको उसी तरफ आ रहा हूँ। हुकूमत उनकी है, हरीपुर में आके जलसा किया उन्होंने, पंडाल हरीपुर में था, स्टेज हवेलियाँ में था, लेकिन 700 कुर्सी लगाई, 2200 बंदा इकट्ठा नहीं कर सके पूरे हज़ारा डिवीज़न में से। अभी 1-2 दिन पहले मैं वो शो काज नोटिस वो एक निजी चैनल के उसमें देख रहा था। बाद में जो वहाँ की गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी उसको एग्री किया कि हाँ ये इशू किया गया है। वहाँ पे बाकायदा उन्होंने शोकाज देने शुरू कर दिए अपनी पार्टी के वर्कर्स को कि भाई आप लोग बंदे निकाल के नहीं ला सकते। इस वक्त पोजीशन ये है कि वहाँ पे वो जलसा करने जाते हैं, 1000 बंदे से ज़्यादा बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। एमपीएस पे प्रेशर डाल के ये जो थोड़े बहुत प्रोग्राम हुए भी हैं तो ये वो कहते हैं इमरान लवर हैं, तो मैं बार बार ये बात करता हूँ, अगर वो इमरान लवर हैं तो फिर अलीमा खान जिस वक्त रोड के ऊपर अकेली बैठी होती है तो ये सारे उधर क्यों नहीं आते। ये जितने लोग कह रहे हैं कि हमें इमरान खान की वजह से आज ये सीटें मिली हैं, तो जिस वक्त वो बाहर धरने की बात करते हैं तो ये लोग आके 1 मिनट का फ़ोटो सेशन करके उसके बाद गायब हो जाते हैं। कोई बंदा जो आज दावा कर रहा है मेरा 40,000 वोट से मैं जीता हूँ या 10,000 से जीता हूँ या जितने से भी जीता हूँ, नहीं तो वो 10,000 तो नहीं तो बाबर साहब ये बताएं, आप कह रहे हैं इनके बंदे नहीं पहुंचते इस्लामाबाद, तो अगर ये आना चाहें तो फिर आप उनको आने देंगे? फिर इस्लामाबाद दूर की बात है, वो अपने पेशावर में इकट्ठा नहीं कर पा रहे, हज़ारा डिवीज़न में इकट्ठा नहीं कर पा रहे। कौन सा ऐसा जलसा है जिसको आप कामयाब जलसा कहेंगे जब सूबाई गवर्नमेंट आपकी हो, 92 आपका एमपी हो, आपकी 2/3 अक्सरियत की गवर्नमेंट हो और आप जो है वो कर रहे हो। आज पोजीशन ये बन गई है कि उन्होंने, ये मेरे अली भाई बैठे हैं, इनको बना देते, पार्टी की सरबराही दे देते, मुझे खुशी होती। बैरिस्टर गौर को कह देते, असद कैसर है इनके पास, उसको कह देते। मजबूरन आज जो है तो वो दूसरी जमातों के जो कायदीन हैं उनको अपनी पार्टी को हेड करने की बात कर रहे हैं। आज अगर एहतजाज की बात भी करते हैं, दूसरों पे फेंक रहे हैं। तो बाबर साहब आप फिर इनको खुल के आने का मौका देना, 144 नाफिज ना करें, जरा एक्सपोज कर देना आप भी इनको। मैं आप भाई जाहिर बात है, इधर जिस वक्त आपका कैपिटल है, इस वक्त आपके पूरी दुनिया की नज़र आपके मुल्क पे है। आप जो आपका ये आखिरी जो मार्का है हक हुआ बनियान मरसूस, उसके बाद आपके पास देखें उन ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं जो कभी ज़िंदगी में यहाँ पे आए नहीं थे। इस वक्त सऊदी अरब जो है उसके साथ आपके ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ आपके ताल्लुकात हैं, यूएस के साथ आपके ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ आपके ताल्लुकात हैं, रशियन स्टेट्स के साथ आपके ताल्लुकात हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक बुलंदियों की तरफ जा रहा है, उस वजह से बहुत से वो इश्यूज होते हैं। फिलहाल वो अपने जहाँ पे वो अपना गढ़ कह रहे हैं उस गढ़ में तो अपना आप शो करें। ठीक है, बुखारी साहब से पूछ लेते हैं। बुखारी साहब बाबर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा वाले जो है ना वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब उकता चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जो हैं वो सिर्फ स्टेज की हद तक जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने इस्लामाबाद आना होना कोई नहीं है। देखिए ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो एक सियासी वर्कर है और ग्रास रूट लेवल से यहाँ तक पहुंचे हैं। और जिस दिन इमरान खान साहब की कॉल आई उस दिन आप देखेंगे कि कराची से लंडी कोतल तक सारा पाकिस्तान बाहर आता है। वो अलग बात है कि जब मरियम बीबी लाहौर से चल रही और चल के इस्लामाबाद आई, या बिलावल साहब जब कराची से चले थे जब हमारी गवर्नमेंट थी और इनको पीडीएम का पूरा जुलूस लाओ लश्कर चला था और इस्लामाबाद तक आए, तो हमने ना चनाब ब्रिज बंद किया, ना अटक ब्रिज बंद किया, ना रावी ब्रिज बंद किया, ना ज़ारा मोटरवे बंद की, ना हमने जो है जेलम ब्रिज बंद किया, ना रावी ब्रिज बंद किया, ना तोसा ब्राज बंद किया, ना जीटी रोड बंद की, ना हमने कंटेनर्स लगाए, ना हमने पर्चे दिए, ना हमने रबर बुलेट्स मारी, ना वाटर कैनन मारे, ना आंसू गैस मारा, ना किसी को पकड़ के अंदर डाला, ना तो ये सारी चीजें दी। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम तो पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं, पॉलिटिकल अपना एजुटेशन करते हैं, जो मुझे या मेरी पार्टी को या मेरे लीडर इमरान खान को कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। सो इन्होंने तो सब कुछ किया। आप देख लें, जब हम चलते हैं तो ये कट्टी पहाड़ी से काट देते हैं, मोटरवे बंद कर देते हैं, पुल बंद कर देते हैं, इस्लामाबाद चौक कर देते हैं, आपका इस्लामाबाद के तीनों रास्ते जो हैं मेन वो बंद हो जाते हैं, पूरे के पूरे हर तरफ से पूरा मुल्क बंद हो जाता है। और एहतजाज का पहला मकसद ही होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इस तरह की नौबत आ जाती है और पूरे का पूरा शहर सील हो जाता है तो एहतजाज अपना 90% तो वैसे ही कामयाब हो जाता है। कि जब हुकूमत इतनी बैक फुटिंग पे चली जाती है, हुकूमत इतना डर जाती है, क्योंकि एहतजाज रोकना, पॉलिटिकल गुफ्तगू करना, लोगों से बात करना, ये पावर कॉरिडोर का काम होता है। ये सारा जो एक
कतरा खून का भी बहे ना अगर इमरान भाई, तो उसका जो असर है वो सारे का सारा गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है, और सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर। और ये गवर्नमेंट तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये मॉडल टाउन के 14 कत्लों से स्टार्ट करूं तो 26 नवंबर से लेके आज तक इनके ऊपर बहुत ज्यादा इनका अमालनामे है, इनका बैगेज फुल है। सो इनको तो किसी टाइम किसी जगह भी जवाब देना पड़ जाएगा। सो बात यह है कि आज आजाद छोड़ दें, आपको कल पता चल जाएगा हमारे पास स्ट्रेंथ है या नहीं। जलसा हम करते हैं, मीनारे पाकिस्तान पे जगह नहीं मिलती, क़यादत आज़म के मज़ार पे जगह नहीं मिलती, इस्लामाबाद में जगह नहीं मिलती, और एनओसीज नहीं मिलते। भाई ऐसी तरीका में तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं बुखारी कर साहब, सकते, वो प्रेस तो ये कह रहे हैं केपी में भी आप कोई रिलीज खातिर नहीं खा कर जलसा सकते। नहीं कर सके। तो वो तो ये कह रहे हैं बंदे आपके वहां पे भी इकट्ठे नहीं हो रहे। आप तो सर लाहौर की बात बाबर कर भाई रहे से हैं। बड़ी मुदबाना गुजारिश है कि मुझे ले दें अपनी वजीर आला से मीनारे पाकिस्तान का। मैं आज इनके प्रोग्राम में कहता हूँ मैं ना भर सका, मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये ले दें हमें परमिशन, ठीक। मीनारे पाकिस्तान पे कहें आ जाए जी, आपको हम आप 1 अपने महीने का हल्के टाइम से दें, भर 10 दिन सकते, का मैंने टाइम दें, आपके 20 जी हल्के दिन का बाबर टाइम दें, नवाज साहब, हम इजाजत ले जलसा देंगे कर आप? देंगे, वहां पर पता लग जाएगा। या ले दें हमें मीनारे कराची से, पाकिस्तान चलो पे जलसे की इस्लामाबाद से इजाजत ले बहुत देंगे दूर है, आप? कराची की हमें परमिशन दे दें तो लग पता भाईजान जाएगा। इसमें तो कोई रखी वो बात नहीं है। वो हमने तो वो इमरान दौर खान भी के देखा, लवर नहीं होंगे, हमने तो वो वो दौर भी देखा अली है इमरान बुखारी भाई, जब भाई मियां के नवाज लवर शरीफ होंगे। साहब आए थे तो 16 बंदे आए थे सिर्फ, तो उनको लेने के लिए। सो ऐसी चीजें देखी हमने। भुट्टो साहब की तारीख भी पढ़ी कि भुट्टो साहब के ऊपर जब बुरा भाई टाइम लेने आया के तो लिए मैं उनकी 4,000 बंदे कोर हरीपुर कमेटी से में लेके 38 गया बंदे था। थे। 38 में से 32 बंदे जो है उनको छोड़ के चले गए थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब को। सो बात यह है ठीक कि है। इस सारे फस्तायत के बावजूद भी अगर आज हम खड़े हुए हैं, आज हम एक सूबे में भी गवर्न कर रहे हैं, पंजाब में भी 100 से ज्यादा सीट्स लेके बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद की भी जीत के बैठे हुए हैं, बाहर बैठाया हुआ है, सिंध में से भी हमारी रिप्रेजेंटेशन है, जीबी में भी रिप्रेजेंटेशन है, बलूचिस्तान में भी रिप्रेजेंटेशन है, और इसके अलावा आजाद कश्मीर में भी है। तो ये तो बात आप माने कि पाकिस्तान की वाहिद पार्टी एक पीटीआई है जो चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में हर जगह सर्वाइव कर रही है। और वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक बात आपको बताता चलूं, 2024 के इलेक्शन के अंदर 8 फरवरी को पीटीआई वो वाहिद जमात थी जिसने हर सीट पे टिकट दिया, 265 सीटों पे जो आपके कॉन्टेस्टिंग सीट्स थी। नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है 209 बंदों को जगहों पे सीटों पे टिकट दे सकी, और पीपल्स पार्टी तो 200 भी क्रॉस नहीं किया। तो आज हमारी पार्टी है जो खड़ी है, जो इलेक्शन के अंदर भी ठीक जाती है। है, जिसके लिए जब हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो या बाय इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो दोनों पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, और जब हम बायकॉट करते हैं, इलेक्शन बाय इलेक्शंस का नहीं लड़ते, तो ये अपने अपने नुमाइंदे दे देते हैं। ये तो ठीक है। आप देख लें, पिछले इसी बाय इलेक्शंस के अंदर देख लें, जब हमने अनाउंस किया कि हम लड़ेंगे तो इन्होंने कहा जी कि हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे, जो रनर अप है या जो विनर है या जो रनर अप था, क्योंकि सीटें तो सारी हमारी खाली हुई थी, जो रनर अप है वो टिकट लड़ेगा। जब हमने अनाउंस किया कि हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, बाइकआउट करेंगे, तो इन सब ने अपने अपने कैंडिडेट दे ठीक है दिए। सर, तो क्विकली अगर डर मैं और बाबर खौफ साहब का से तो ये पूछ पाऊं। आलम है। सर बाबर साहब ये बताइएगा, वो कह रहे हैं आप हमें इजाजत ले दें मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की, उससे भरना जो है वो फिर पीटीआई का काम है। भाईजान उन्होंने इंतशार की सियासत करनी है, इस मुल्क के ख़िलाफ़ हर सरासाई करनी है, ऐसी बातें करनी है कि जिससे अब आप देख लें जिस वक़्त जंग की सूरत हाल थी, इतना अहम टाइम था, और उस वक़्त कौम को यकजा करने के बजाय बानी पीटीआई की बहन कह रही थी कि ये जी इनके घर में बैठ के आपस में डील हुई है, और वो मोदी और नवाज़ शरीफ की डील है। वो कैसी डील थी जिसमें उनके 7 राफेल और दूसरे तैयारे गिरा दिए। फिर फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ कैसी कैंपेन की गई, उनके क्या कुछ नहीं कहा गया। और फिर अल्लाह ने किया कि वो दिन भी देखा कि जब हम वो जंग जीत गए, और आज दुनिया की आंखों का तारा बने हुए हैं। 62 बार अमेरिका का सदर जो है वो हमारी तारीफ़ कर चुका है। इस तरीके से कई चीज़ें ऐसी हैं, मैं खुद इसके हक में ठीक है बाबर साहब, चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, ये जरा काइंडली बता दीजिएगा इजाजत देंगे कि नहीं? अली भाई और बैरिस्टर गौर जैसे बंदे बैठ के बात करेंगे, कोई सुलझी हुई बात होगी, तो क्यों नहीं? हर चीज़ का एक सर मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देंगे या नहीं? कहेंगे जी हम कफन मेरे हाथ में हो तो मैं पूरे पाकिस्तान में इनको जगह दूं। ठीक है, बहुत बहुत मेरी शुक्रिया। गवर्नमेंट केपीके में है, हम केपीके में का मैं रहायशी हूँ, मैं पंजाब का नहीं हूँ, मैं केपीके में उनको कह रहा हूँ हरीपुर करके दिखाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। सैयद अली बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर। तो आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की नुमाया कमी कर दी है, जिसके बाद पॉलिसी रेट 11% से कम
कम होकर अब 10.5% पर आ गया है। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब कारोबारी बरादरी तवील अरसे से महंगी फाइनेंसिंग के बायस मुश्किलात का शिकार है, जबकि IMF अफरात ज़र और शरह मुआदला के इस्तेहकाम के लिए मोहतात मॉनेटरी पॉलिसी पर जोर दे रहा है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस इक़दाम को नाकाफ़ी करार देते हुए सिंगल डिजिट शरह सूद का मुतालबा किया है ताकि सनत, तिजारत और सरमायाकारी को हकीकी रिलीफ मिल सके। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या स्टेट बैंक आइंदा जायज़ों में शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाने पर आमादा होगा? IMF के तहफ़्फ़ुज़ात और मकामी सनत के मुतालिबात में तवाज़ुन कैसे कायम किया जाएगा? दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों से मुतालिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज़ात मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, जिनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई 20 महीनों में मजमूई कर्जों में 12,169 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान मकामी कर्जा 11,300 अरब और बैरूनी कर्जा 869 अरब रुपए बढ़ा, जिसके बाद वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्जा 76,979 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। अब सवाल नाज़रीन यहाँ पर यह है कि कर्जों में इस तेज़ इजाफे की बुनियादी वजूहात क्या है? ये कर्ज कहाँ और कैसे इस्तेमाल हुआ, और क्या आने वाले बरसों में कर्जों का ये बोझ कम हो सकेगा या फिर मजीद बढ़ने का खदशा है? तो इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया इस वक्त माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ज़रा हम इंटरेस्ट रेट पर कुछ बात कर लेते हैं। अब 6 महीनों के बाद जो है इसमें कुछ कमी की गई है और सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। आपके ख्याल में इसका इम्पैक्ट मार्केट पर आप क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो मुतालबा कर रही है कि शरह सूद कम करें। दूसरी तरफ जो आपके मुल्की कर्जे हैं वो बेतहाशा बढ़ चुके हैं, तो इसमें हुकूमत का भी फायदा है कि इन कर्जों पर सूद जो है ना, जो नए कर्जे लेंगे उस पर सूद कम देना पड़ेगा, उनको भी फायदा हो जाएगा। मगर बुनियादी बात इसमें ये नहीं है। बुनियादी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून बना दिया है, बैंकों को अहकामात जारी किए हुए हैं कि आप डिस्काउंट रेट के मुताबिक कोई 150 बेसिस पॉइंट यानी 1.5% कमी करके जो आपके खातेदार हैं उनकी शरह मुनाफा कम कर दें। ये जो स्टेट बैंक के अहकामात हैं, इससे बैंकों में जो 36,000 अरब लोगों के पड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों के पैसे पड़े हैं, और बैंक ने उनके साथ मुआहिदा किया था, स्टेट बैंक ने मुआहिदा किया था, हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहिदा किया था। और कानून में आपको बता दूं, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 46A4 और 40A, उसमें लिखा हुआ है कि बैंक खातेदारों को अपने मुनाफे में शरीक करेंगे। मैं जो करोड़ों डिपॉजिटर हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि जरा अपनी चेकबुक तो देख लें, उसमें लिखा है PLS खाते, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। अब मुनाफा तो बैंकों का बढ़ रहा है, लेकिन स्टेट बैंक के गैर कानूनी इकदाम की वजह से बिजनेस कम्युनिटी तो कहेगी कि अच्छा हो गया और कम करें। मगर सवाल ये है कि मुल्क में जो बचतों की शरह गिर रही है, लोगों की कुव्वत खरीद जो है कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग जो है अपने आप ये देखिए कि वो 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनको स्कूल नहीं भेज सकते, मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकते, 12 करोड़ आदमी मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, तो उनकी जिंदगी अजीरन होगी, बचतों की शरह गिरेगी और कर्जों पर इन्हिसार बढ़ेगा। तो जरूर ये कम करें, लेकिन इस गैर कानूनी जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करके जो कम ही की गई है, इससे आप ये देखेंगे जो कौमी बचत स्कीमें हैं उनका मुनाफा भी कम होगा। और मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, जो बहबूद में पैसे लगाते हैं, शोधा की फैमिलियां हैं, जो बेवाएं हैं, यतीम हैं, बुजुर्ग शहरी हैं, उन सब का शरह मुनाफा कम हो जाती है इस तरीके से जब आप ये करते हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर अब ये लोग फिर क्या करेंगे? क्या बैंकों से पैसे जो है अपने बाहर निकाल लेंगे फिर वो? क्योंकि आप बता रहे हैं जैसे कि उनको उनका शेयर ही कम हो जाएगा फिर तो। देखिए, इसमें दो पहलू है इसके। बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है, अच्छा किया। देखिए, जो मिडिल क्लास है ना आपकी, वो तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत ने एक और FBR ने और हुकूमत ने एक और फैसला किया है कि देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि लोग बैंकों में पैसा रखें, बचतें करें, बाहर ना भेजें, लेकिन हमारी वजारत खजाना ने और FBR ने कानून बना दिया है कि एक खास हद से ज्यादा अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं और उस पर मुनाफा मिलता है तो उस पर 45% टैक्स है, 45% टैक्स उस मुनाफे पर, जो कि जायज आमदनी का है। तो अब ये जो बचतों की शरह जब आप गिराएंगे, तो ये जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये सरमाए के फरार को तरजीह देंगे, फ्लाइट ऑफ कैपिटल करेंगे, बैंकों से निकाल के स्टॉक एक्सचेंज में लगाएंगे, गैर पैदावारी सरगर्मियों में लगाएंगे। ये मईशत के लिए नुकसानदेह है।
हमारा तो कहना यह है कि अगर मुल्क को तरक्की देनी है, बैरूनी कर्जों से मुल्क से निजात हासिल करनी है, तो आप मेहरबानी करके बचतें बढ़ाएं, मुल्क की सरमायाकारी बढ़ाएं और टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, आवाम पर बोझ डाले बगैर। अच्छा ये डॉक्टर तीनों काम उल्टे साहब, कर रहे हैं। आपने भी तो कर्जों इससे की यह सर कि बात की है, डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत सर, आपने भी कर्जों की बात की है, तो अभी स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत के जो पहले 20 माह है ना, उसमें जितना उन्होंने कर्जा लिया उसकी तफसीलात जो है वो जारी हुई हैं। और सर 12,169 अरब रुपए का पाकिस्तान के कर्जे में पिछले 20 माह में इजाफा हुआ है। तो हमें तो इतने सालों से ही बताया जा रहा था कि जी कर्ज जो है इस मुल्क की मईशत पर बहुत बोझ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। तो ये कर्ज आता कैसे है, खर्च कहाँ पर होता है, कहाँ जाता है सब कुछ? देखिए बहुत अहम नुकता उठाया है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में कानून है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। उसके तहत हुकूमत पाबंद है कि जो कर्जे मजमूई कर्जे हैं वो जीडीपी का 60% से 60% से ज्यादा ना बढ़े। अभी आपने जो फिगर्स दी हैं उससे ये हुआ है कि जो जीडीपी के तनासुब से जो हमारे कर्जे हैं वो मजीद बढ़ गए हैं और अब ये हो गए 70.8%, यानी 71%। पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट में आप 60% से ज्यादा कर्जे ना लें। तो पार्लियामेंट भी खामोश है। उसकी वजह यह है कि मेम्बरान भी खुद टैक्स नहीं देते और जो है निशाना अखराजात भी करते हैं, तो कर्जों पर इंसार कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, उसकी किसी को परवाह नहीं है। अच्छा दूसरा जो आपने आम नुक्ता उठाया है जी, कि पहले तो हम ये देखें कि ये कर्जे लिए किस लिए जा रहे हैं। क्या बेशतर कर्जे मुल्क की तरक्की के लिए हैं, आवाम की खुशहाली के लिए हैं? इसका जवाब है नहीं। हमारा जो है, मैं आपको बिल्कुल ऐसी पोजीशन बनाना चाहता हूं जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सके। देखिए कायदे आजम ने तो ये कहा था कि भाई, हमारे इस्लाम ने भी कहा है कि आप अपनी चादर से ज्यादा पैर ना फैलाएं। और कायदे आजम ने ये कहा था कि मुगलों की खुद मुख्तारी इसलिए खत्म हुई थी कि वो कर्जों पर इंसार करते थे और बचतें नहीं करते। अब हम क्या कर रहे हैं, चादर से ज्यादा क्या हम फैला रहे हैं। मेरे मुल्क की जो इम्पोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से दुगनी से ज्यादा है। तो फिर कैसे कर सकते हैं आप? अब मेरे पास जो फिगर है 9 महीने की, मैं आपको बता दूं कि 28 अरब डॉलर का हमारी इम्पोर्ट्स है और 13 अरब डॉलर की जो है आपकी एक्सपोर्ट है। तो जी। जब आप ये करेंगे तो फिर आपके पास जो है आपको कर्जा लेना पड़ेगा। तो मैं ये सवाल कहना चाहता हूँ, क्या ये दुगनी क्यों है? इसका तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके लिए लोग इम्पोर्ट माफिया है इसके अंदर। तो अवाम को फायदा पहुंचाने के बजाय आप कर्जे ले रहे हैं अशराफिया को नवाजने के लिए या बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए। अब मैं बता दूं, अवाम के जो पैसे हैं उस पर जो मुनाफा या सूद दिया जाता है वो भी नए कर्जे लेके दिया जाता है। तो जब आप इतने कर्जे बढ़ा देंगे तो हम बैरूनी कर्जे तो रीशेड्यूल करा लेते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब ये खतरा ये हो गया है, खदशा मैं वार्निंग दे रहा हूँ रिकॉर्ड पर, कि अगर मुल्क के कर्जे इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं जिस पर आप सूद या मुनाफा नहीं दे सकते, तो कल को खुदा न खास्ता पाकिस्तान को के ऊपर यह कहा गया IMF से कि जनाब इन मुल्की कर्जों को भी रीशेड्यूल करा दें, यानी जो लोगों के पैसे हैं इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में या दूसरी जगह या कौमी बचत में या बैंकों में, उस पर अगर झटका लगा तो वो इतनी खौफनाक सूरत हाल होगी। तो इसलिए मैं चाहता यह हूं कि हुकूमत संजीदगी से बात करे कि भाई कर्जे बढ़ा रहे हैं किसके लिए, और ये जो खदशा है इसको कैसे आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर मुल्की कर्जों साहब, की जिस तरह से रीशेड्यूलिंग जो आपने है, अभी पिक्चर खींची है पाकिस्तानी मईशत की, हुकूमती दावा अपनी जगह, लेकिन आपने तो बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जी आज का ही बयान है, वो कहते हैं पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका। ये जो पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकला है वज़ीर आज़म के बकौल, सर ये वाकया कब हुआ? देखिए वज़ीर आज़म की बात ये बिल्कुल सही है कि हम बुरान से निकल गए हैं, यानी डिफॉल्ट से बच गए हैं। डिफॉल्ट से इसलिए बच गए हैं कि दोस्त ममालिक ने जो हमारे पास पैसा रखा है जिसको वो हर साल रोल ओवर कराते हैं वो पाकिस्तान के रिजर्व से ज्यादा है। यानी अगर वो दोस्त ममालिक अपने पैसे रोल ओवर ना कराएं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर IMF किस्त ना दे तो फिर आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, आलमी बैंक भी नहीं देगा, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। हमने अपनी गर्दन दूसरों के हाथ दी है। तो वज़ीर आज़म की बात इस हद तक सही है कि हम डिफॉल्ट से बच गए हैं, लेकिन खतरात से बढ़ गए हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह कर रहा हूँ, डिफॉल्ट से फिलहाल बचे हैं। मईशत को दरपेश चैलेंजेस, मईशत को दरपेश खतरात, अवाम के लिए खतरात, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए खतरात बढ़े हैं। क्योंकि अगर किसी वक्त ये रोल ओवर नहीं होता और आलमी ताकतें और इस्तेमारी ताकतें, न्यू ग्रेड गेम है, उसमें पाकिस्तान से ये कहते हैं जब आपको नए कर्जे नहीं मिलेंगे
हम तो आप पैकेज उस वक्त देंगे जब आप अपने जौहरी प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। यानी उनको ये पता है कि पाकिस्तान की ताकतवर अफवाज ने जो दुश्मन को शिकस्त दी तो हमारा विकार तो बढ़ गया, फौज का विकार भी बढ़ गया, पाकिस्तान का भी बढ़ गया। जी लेकिन जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं वो अब ये सोचने लगी है कि भाई ये तो हो गया, ये तो फौज बड़ी ताकतवर है, अरब ममालिक भी इसकी मदद मांग रहे हैं, सऊदी भी मांग रहे हैं। अब इस जौहरी ताकत पाकिस्तान को, जो कि इस्लाम का किला है, अगर ये इसी तरह से कर्जों पर इन्हिसार बढ़ाते रहे और वो रीशेड्यूल करा दें या बैरूनी कर्जे देना बंद कर दें या ये कहें कि जी आप चीन के साथ मामला खत्म करें, वरना वरना हम आपको जौहरी प्रोग्राम को फिर आप खत्म करें, दो में से एक फैसला कर लें, तो ये मैं कहता हूँ मुस्तकबिल के खतरात को नजरअंदाज करना ये पाकिस्तान के। मैं ये चाहता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, बार बार वो कह रहे हैं बुनियानो मरसूस, ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये अहम है। और मैं उनको भी एड्रेस कर रहा हूँ कि उन्होंने जो फतेह हासिल की है, खुद बताया मार्का हक बुनियानो मरसूस। मैंने कुरान शरीफ की वो आयत निकाली जहां पर ये जिक्र है सूरह सफ में, तो उन्होंने ये कहा है कि जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सीसी पिलाई दीवार बढ़ के अल्लाह की राह में करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, हमें मोहब्बत की। लेकिन आगे एक और बात कुरान कहता है, उसकी जी बात करना छोड़ दी, उसी आगे चल के ये अल्लाह ताला कहता है कि अगर आपको फतेह मुबीन हासिल करनी है तो आपने जान की कुर्बानी तो दे दी, अब आप माल की कुर्बानी दें, यानी टैक्सों की चोरी ना करें, शान अखराजात ना करें, कर्जे ना करें, ये चीजें नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट कम किया, लोगों 3 करोड़ लोगों के आपने डिपॉजिट रेट कम कर दिए, तो ये जो कुरान की आयत है इसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ हमारा जो SIFC है जी जिसमें फील्ड मार्शल भी बैठेंगे, उनको चाहिए कि वो आयत के रोशनी में हुकूमत को कन्फ्रंट करें कि भाई तो आप तो ताकतवर तबकों को बरात देते चले जा रहे हैं, रिलीफ देते चले जा रहे हैं और कर्जे लेते चले जा रहे हैं, तो वो जो कुरान की आयत है उस पर कब अमल होगा। हमें तो ये बताया गया है कि भाई आप अपने वसाइल के अंदर रहें, हमें हमें रसूल सल्लम ने भी यही तालीम दी है, हम उसका उल्टा कर रहे हैं, तो ये मुझे खौफ है। मैंने अभी आपको एक मिसाल दी, उसका सबूत मैं पेश करता हूँ। ठीक है देखिए मैंने सारी दुनिया में टॉप पोजीशंस में बैंकिंग की है, पाकिस्तान में भी की है। मैंने दुनिया में, मैं रिकॉर्ड दुनिया में कहीं नहीं देखा कि पाकिस्तानी बैंकों ने जो जिसको आपने निष्कारी कर दी है और 80% डिपॉजिट उन लोगों के पास है जो गैर मुल्कियों की मिल्कियत है, उन्होंने कर्जे दिए हुए 13,500 अरब के, जो उनका असल काम है कर्जे देना, लेकिन उन्होंने सरमायाकारी कर दी है जिसमें बजट खसारे के लिए और दूसरे लिए वो है 36,000। मैं ये पूछना चाहता हूँ पूरी दुनिया में कोई एक मिसाल बता दें किसी बैंक की, पाकिस्तान में मिसाल बता दें पुरानी, कि कमर्शियल बैंक से काम है तिजारत के लिए, सनत के लिए, ज़राअत के लिए कर्जे दें, बरामदात के लिए दें, माइक्रो फाइनेंस के लिए दें, एग्रीकल्चर में दें, छोटे किसानों को दें, घरेलू खवातीन को दें, रोजगार करें। हमने वो तो 13,500 दिए और कर्जे हुकूमत को और इधर उधर लगा दिए 36,000। जी दुनिया में किसी एक मुल्क की मिसाल तो बता के दिखा दें। तो ये है आग से खेलना। एक तो ये बात हो गई, तो कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं, इसलिए कि आप ये कर्जे बढ़ा रहे हैं, सरमायाकारी बढ़ा रहे हैं, तो जब टैक्सों की वसूली भी नहीं कर रहे, बचतें भी आप नहीं कर रहे, मुल्क की सरमायाकारी भी नहीं कर रहे, बैरूनी सरमायाकारी भी आपकी 30% गिर गई, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह से चलेगा। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि FBR अपनी आमदनी से जो उसका इस्तेदाद है 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है। तो अगर वो 15,000 वसूल नहीं कर रहे और अब ये औरंगजेब साहब ये कहते हैं कि जी हम तो 2027 तक भी 13.5% GDP का करेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये जो 15,000 उन्होंने बताया था FBR का और पूरे पाकिस्तान का सूबों को मिला के 25,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं और ताकतवर तबकों को बरात दे रहे हैं, तो आपकी मैशियत तो कभी भी नहीं ठीक बिल्कुल होगी। डॉक्टर साहब, ये चीज अपनी जगह, लेकिन सर मैं क्विकली अगर आपसे ही पूछ पाऊं, आपको पता ना कि साला साल हमें सुनने को मिलता था बिजली का सर्कुलर डेट जो है वो इतने 100 अरब रुपए पहुंच चुका है। सर अब गैस का जो गर्दिशी कर्जा है वो भी काबू में नहीं आ रहा और उसके लिए जो हम पेट्रोलियम लेवी जो है वो 5 रुपये मजीद जो है फी लीटर जो है वो लगाने पर गौर हो रहा है। तो क्या हमारे पास सिर्फ यही तरीकाकार रह गया है कि सर्कुलर डेट को कम किया जा सकता है, हमारे पास कोई दूसरा मुतबादिल इंतजाम नहीं है? देखिए ये आग से खेलना, मैं कहता हूँ आग से खेलना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि हमारी जो बरामदात है वो अगर सिर्फ 5 महीने की देख लें तो वो 12 अरब डॉलर की है और तरसीलात जो है 16 अरब डॉलर की है, जी यानी हमारी तरसीलात ज्यादा है। मैं आपको अपने दुश्मन मुल्क की मिसाल दूं, उसकी बरामदात हमसे 25 गुना है हमसे, लेकिन उसकी तरसीलात हमसे सिर्फ 3 गुना है। तो हमने ये किया कि जब आप ये पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे, GST लगाएंगे और सनतकार भी कह रहे हैं कि जी हम तो स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, वो बहुत ऊपर जा रहा है, तो अगर आप बरामदात नहीं करते, ये इस पॉलिसी पे चलते हैं, तो ये तो फिर गर्दिशी कर्जा जो है ये कुछ 3.2% ऑफ GDP तो गैस का है।
बाकी बिजली का अलग है। उसको कम करने के लिए उसको दो तरीके हैं। एक तो एक नया गर्दिशी कर्जा पैदा ना हो, जो हो रहा है, क्योंकि चोरी भी हो रही है और जो है बद इंतजामी भी है, नाअहली भी है। और आप ईरान से गैस पाइपलाइन ले सकते थे, वो आपने नहीं ली। जी। उस पर अगर वो चाहें तो हमारे ऊपर 18 अरब डॉलर का जुर्माना कर दें। अब आप ये कर रहे हैं कि जी नए कर्जे लेते रहेंगे, नया सर्कुलर डेट आता रहेगा और बैंकों से कर्जे लेके और पेट्रोलियम लेवी करा के अगर इसको कम करते हैं, इसको मैं मजीद कहूंगा आग से खेलना। ये इतना बड़ा हजम है गर्दिशी कर्जों का, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरा है। इसका बिल्कुल। सही तरीका यही है कि अगर आप 15,000 अरब रुपया, जो शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि कम वसूल करे एफबीआर, अगर वो आप वसूल करें तो फिर आप जीएसटी भी कम करें और पेट्रोलियम ठीक। लेवी को सिफर करेंगे, तो गर्दिशी कर्जा कम हो जाएगा, क्योंकि लागत कम हो जाएगी आपकी। वो करने के बजाय अशराफिया को नवाजते रहे हैं, नए कर्जे ले रहे हैं। और बैंकों से आपको पता है कि 1225 अरब रुपए के कर्जे लेने का मुआहदा हुआ है, जिससे कि वो बिजली का वो सर्कुलर डेट कम किया जाएगा। इसी तरह से इसको कम करेंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि नए आप जो गैस के भय वो तो आप एक्सप्लोरेशन कर नहीं रहे हैं, ईरान जी। से आप लेना नहीं चाहते। मैंने तो आपसे 15 साल पहले कहा था कि ईरान से आप जो गवादर में ले लें। ईरान बिल्कुल। ने तो पाइपलाइन डाल दी है, वहां पर आप पावर हाउस लगा दें, आपका मसला हल हो जाता। लेकिन अमेरिका के दबाव पर, ये ताकतवर दबाव पर वो भी नहीं किया। तो और अब ये जो गर्दिशी कुछ हो रहा है कर्जे जी, अगर अपने आम आवाम हिस्से जो है इसमें सफ़र कर रही है, बिलाखिर उन्हीं की जेबों से निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।